हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि चंदर, सुधा, बिंती और बिसरिया मिलकर मिठाई खाते हैं और चंदर की थीसिस कंप्लीट हो जाती है। तो आइए उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। जब चंदर की शरारत से बिंती थोड़ा सा झेप गई और अपने आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा और थोड़ी शरारत भरी तरीके से झींपी, तो चंदर एकदम से बोल उठा, अरे सुधा सुधा, जरा बिंती की आंखें देखो इस वक्त। आई अभी। बगल के कमरे में तफ्तरी रखते हुए सुधा ने बोला। बड़े खराब हैं आप, बिंती ने बोली। हाँ, बनाओगी ना आज से हमें, हमारा दिमाग ठीक करोगी ना। बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या, अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना। अब अपनी ससुराल में बोलना तुम या ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रीझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा। छी, राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते, जिनकी अभी शादी होने जा रही है। अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा, एक बात कहें, मानिएगा। बिंती ने बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में चंदर से बोला। क्या? चंदर ने भी आश्चर्य से पूछा। बिंती आज अचानक कितना बोलने लगी है। बिंती बोली, नीचे जमीन को देखते हुए, कि आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक न किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ, यही तो बात है। बिंती अचानक गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती हैं, लेकिन मेरा ये दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा करने में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए। माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा कम से कम। बिंती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। बिंती को आंसुओं का तार बन गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। बिंती, क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत है। अच्छा, अब हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे। बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धोवाओ। बिंती चली गई। चंदर थोड़ा सा लज्जित सा बैठ गया। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कद्र करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात की है, हम ये तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली। चंदन ने थोड़ा सा बात बदलने के ख्याल से ये कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़ कर बोली। नहीं, सच सच बताओ, चंदन ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचका कर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह व्याह नहीं करूंगी। तुम इस फेर में ना रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिंती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिंती को पकड़ लाई और धकेल कर चंदर के बगल में बैठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो,
तो अभी गुदगुदाने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिंती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंख डालकर कहा, पगली कहीं की आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। तब तक डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा, चंदर, और फिर चंदर बाहर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामिनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उधम न मचाती हो और चार सुख दुख की बातें न कराती हो। बिंती को घूमना थोड़ा कम पसंद था। हाँ, जब कभी गेसु और सुधा के यहाँ जाती थी तो बिंती जरूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गेसु सबसे ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब नहीं छुएगा। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहां अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफे इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था और शाम को वे घूमने और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया है। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और ससुरों की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने डॉक्टर शुक्ला को दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राज मुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया, अच्छा अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है, हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं और बहन भी आएंगी गांव से। तो जेठ, लड़के का भाई और माँ, ये तीनों लोग सुधा को देखने आएंगी। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है? लड़का शाहजहांपुर में है, घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए में है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे और संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहनों कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिंती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ सुधा से मिलाओ। वो सुधा के कमरे में गया। सुधा थी ही नहीं। वो आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही हैं और बिंती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियां बना रही। आइए, बिंती बोली। दीदी तो गई हैं गेसु को बुलाने, आज गेसु की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिंती ने खिसका दिया। चंदर उस पर बैठ गया। बिंती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या ले आए हो? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी, जंगली कहीं की? उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिंती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेंगी। अच्छा दीदी कैसे लगेंगे घूंघट काट के? अभी तक तो सिर्फ खोले चकई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की, चंदर ने बिंती से कहा। अरे हमारा क्या, एक गहरी सांस लेते हुए बिंती ने कहा। हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था।
दीदी इन सबके लिए नहीं बनी थी, आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच ही रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा, फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप, बिनती ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है, कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे। सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदन ने डिब्बा खोलकर दिखा दिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए। क्या करेगी तू? अपने आने वाले जीजा जी के लिए कान के बुंदे बनवा लेंगे। अरे हाँ, आपको एक चीज दिखाएंगे, बिनती ने फिर कहा। क्या? ये नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। चंदन ने कहा, तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे, सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकती, या तुम जानती हो। चंदन बोला। छिपाने की बात थोड़ी ही है, देख कर तब उन्हें बता दीजिएगा, वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। तो दोस्तों, ये थी आज के भाग की कहानी। मिलते हैं बहुत जल्द नए भाग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।